ठीक है, होता क्या है सर, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करते हैं कि सर हम तो ग्राफ बना ही नहीं पाते हैं, तो हमारा पेन पहले ही नहीं उठता है, फंक्शन को देख के जैसे ग्राफ का नाम आता है मन में डर आ जाता है ना। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, तो सारी बातें हम करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। हाँ, जब ग्राफ आता है उस कर्व को देख के आप जरूर इतना देख ले कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, भले आपको ड्रॉ करने आए या ना आए, पर कर्व देख के पहचानने आए कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। जिस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है वो कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। जिस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है वो कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप कहोगे कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्लास 12 की अगर आप कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो बोर्ड का जो लेवल है कंटिन्यूटी का वो जेईई मेंस लेवल का होता है। आप जब भी सवाल देखेंगे ये सब सवाल जेईई मेंस में भी आते हैं ऐसे, और बोर्ड में भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से अच्छे सवाल बनते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर शार्प एज होगा तो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहता है, किसी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंसी होना चाहिए, है ना। ये एक बात और कहता है, यूनिक टेंजेंसी एट अ पॉइंट। अगर उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाते हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर आप यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाते हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। हेलो एवरीवन, मैं हूं कृष्णा सिंह, आपका मैथ्स मेंटर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल आरएमपी मैथ्स फाउंडेशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखेंगे तो क्लास 12 की कैलकुलस की शुरुआत यही से होती है ना। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक्सरसाइज 5.1 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के सवाल दिए हुए हैं। ठीक है भाई मेरे, तो एक अच्छा सा चैप्टर है जहां से बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर अटपटा सा लगता है क्योंकि जिन बच्चों ने क्लास 11th में थोड़े अच्छे से लिमिट नहीं पढ़े होते हैं उनको यहां पे दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे लिमिटिंग वैल्यू की जरूरत पड़ती है। अगर जिसको लिमिट अच्छे से आती है उसके लिए कंटिन्यूटी एकदम खेल चीज है, उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा और उसको कुछ नया चीज यहां पे लगेगा कि पढ़ना नहीं है, सब कुछ हमें पहले से आता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली बात है सर, कंटिन्यूटी की बात करनी है ना। कंटिन्यूटी की बात करनी है, किसकी कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, हम यहां पे फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करने वाले हैं। ठीक है सर, और पहली बात यह है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात फंक्शन के डोमेन में करते हैं, है ना। फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात फंक्शन के डोमेन में करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके लिए यही है कि फंक्शन की, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात, कंटिन्यूटी की बात फंक्शन के डोमेन में करते हैं। फंक्शन के डोमेन में करते हैं, फंक्शन के डोमेन में करते हैं, डोमेन में करते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई मेरे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है सर कि किसी भी फंक्शन का जब आप कर्व देखोगे, ग्राफ देखोगे, तो उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, है ना। तो सेकेंड पॉइंट ये लिखेंगे कि नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, है ना। आप इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो उसके लिए आपको पेन ना उठाना पड़े, है ना। फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करते टाइम पेन ना उठाना पड़े, है ना। फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, ग्राफ ड्रॉ करते हुए पेन ना उठाना पड़े, पेन ना उठाना पड़े, है ना। ऐसा कर सकते हैं कि आपको फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते टाइम पेन ना उठाना पड़े। ठीक है, होता क्या है सर, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करते हैं कि सर हम तो ग्राफ बना ही नहीं पाते हैं, तो हमारा पेन पहले ही नहीं उठता है, फंक्शन को देख के जैसे ग्राफ का नाम आता है मन में डर आ जाता है ना। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, वो सारी बातें हम करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। हाँ, जब ग्राफ आता है उस कर्व को देख के आप जरूर इतना देख ले कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, भले आपको ड्रॉ करने आए या ना आए, पर कर्व देख के पहचानने आए कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो देखो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी में। पहली बात, फंक्शन की कंटिन्यूटी के बाद फंक्शन के डोमेन में करेंगे। दूसरी बात, ग्राफ में किसी तरह का ब्रेक नहीं आना चाहिए। और तीसरा सेम पॉइंट है कि फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हुए आपको पेन ना उठाना पड़े, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको पेन ना उठाना पड़े। देख लो सर, मैं आपको कुछ कर्व दिखा रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है y = e⁴x, है ना। आप इसका कर्व देख लो, जैसे ही आप इसका कर्व ड्रॉ करोगे, देख लो ये
है ना, जब हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा है ना, ये अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है, देखो कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं है ना, तो बोलेंगे ये फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस है ना। वैसे ही दूसरा फंक्शन है, मान लो y इक्वल्स टू log x फंक्शन है। सर जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो देख लो ये अपने डोमेन में पूरा कंटिन्यूअस है ना, कहीं भी इसमें ब्रेक नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ऐसे ही और भी फंक्शन है, जैसे मान लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। सर जब आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे तो देखो ये इस तरह से बनता है, ये इस तरह से बनता है ना, और इस फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ना तो हमें पेन उठाना पड़ा और ना ही इस ग्राफ में कहीं पे ब्रेक है ना, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी ये तीनों के तीनों फंक्शन आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस है, इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। तो इस तरह से जितने भी ऐसे फंक्शन है जिनके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, जिनके कर्व में कोई ब्रेक नहीं, वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, तो आप कर्व देख के पहचान जाओगे। तो सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होगा, आपको कैसे लगेगा इस फंक्शन को देख के कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जैसे देख लो सर, मान लो एक फंक्शन है और आपको कुछ ऐसा दे दिया, मैंने क्या किया, यहां से कुछ ऐसे ड्रॉ किया, यहां से कुछ ऐसे ड्रॉ किया, है ना, ये पॉइंट ऐसे ले लिया x इक्वल्स टू a, और दूसरी बात सर यही चीज, और ये यहां आ गया और यहां से हमने ऐसे ड्रॉ करा, तो आप देखोगे तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ा, पेन उठाना पड़ा, तो यहां पे ब्रेक आ गया, a पे इस फंक्शन में ब्रेक आ गया, तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a पे यह फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है ना, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को डिफाइन करेंगे तो ये देखो, पहली बात ये है x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये क्या देगा, आपको 0 देने वाला है ना। वैसे ही x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए आपको क्या देने वाला है, ये 1 देने वाला है। x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए क्या देने वाला है, 2 देने वाला है ना सर। जब आप इसका कर्व ड्रॉ करोगे, तो देखो जब आप इसका कर्व ड्रॉ करोगे, अब देखो सर 0 से 1 के बीच में 0 होगा, तो 0 ये है और 1 ये है ना, तो सर 0 से 1 के बीच में 0 देगा, ये ऐसा। 1 से 2 के बीच में 1 देगा सर, तो ये 1 है, ये है ना, 1 से 2 के बीच में ये 1 देगा। यहां पे आप इसे ऐसे कर सकते हैं, हॉलो सर्कल है सर, यहां से आप ऐसे ड्रॉ कर लो और फिर जाके 2 पे आप हॉलो सर्कल, ठीक है। 2 से 3 के बीच में सर 2 है, फिर आप यहां से ऐसे चले जाओ और 3 पे फिर से आपको, तो आप देख रहे हो कि हर इंटीजर पे हमें क्या करना पड़ रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है। आप कर्व को देखोगे ध्यान से तो हर इंटीजर पे हमें पेन उठाना पड़ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यह जो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है ना, यह फंक्शन जो है इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं है। ये बातें समझ में आ रही है ना, क्योंकि देखो आप हर इंटीजर में आपको पेन उठाना पड़ रहा है, आपको दिख रहा है कि यहां पे ब्रेक है ना, तो ये फंक्शन जो है प्रत्येक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। तो आप डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट देख के बता दोगे, देखो आपको इस पॉइंट पे यहां पे पेन उठाना पड़ा, है ना, ये x इक्वल्स टू 1 है, यहां पे उठाना पड़ा सर, ये x इक्वल्स टू 2 है, यहां पे उठाना पड़ेगा x इक्वल्स टू 3 है ना, तो बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर पे ये वाला फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ये बातें होती हैं, ये आप कर्व से देख के फंक्शन को पहचान सकते हैं कि कब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कब हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब सर अगला पॉइंट है, आपसे अगला पॉइंट पे बात करेंगे सर, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। आपसे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात की जाएगी, फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात किसी पॉइंट पे की जाएगी, जिस पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात की जाएगी, पहली बात तो यह है कि सर वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना जरूरी है, वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना जरूरी है ना। तो मान लो सर आपको ये फंक्शन दे दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, और आपको एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट है एट x इक्वल्स टू a, और ये पॉइंट जो है सर फंक्शन के डोमेन में है, a फंक्शन के डोमेन से, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पे चेक करना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। एक तो आप
फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके ए पे देख लोगे कि यहां पे कोई ब्रेक तो नहीं है, कहीं उस पॉइंट पे पेन तो नहीं उठाना पड़ा था। अगर ये दोनों बातें हैं, ना तो ब्रेक है और ना ही पेन उठाना पड़ा था, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन सर आपको थ्योरेटिकली प्रूफ करना है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में भी आपको वही सारी चीजें लिखनी है, स्टेप्स लिखने हैं, है ना, जो आपको 4 नंबर के सवाल आएंगे और स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं वहां पे। तो सर आपको करना है क्या, एट एक्स इक्वल्स टू ए, इस पॉइंट पे पहली बात क्या है सर, पहला पॉइंट ध्यान से सुनोगे, जैसे ही आप कंटिन्यूटी की बात करोगे सबसे पहला काम होगा आप फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, है ना। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, कि आप पहले देखोगे कि क्या इस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी एट एक्स इक्वल्स टू ए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो सर कैसे करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा, सबसे पहला काम हमारा होगा कि LHL अगर बराबर है RHL के, LHL बराबर है RHL के, और ये बराबर है सर फंक्शन वैल्यू के एफ ऑफ ए के, और ये फाइनाइट हो जाए, है ना, ये फाइनाइट हो जाए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और ये एफ ऑफ ए के बराबर है और ये फाइनाइट है, देन वी से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, है ना। सर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, है ना, और ऐसे लिख देंगे राइट हैंड लिमिट को, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिमिटिंग वैल्यू है, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव दोनों ही लिमिटिंग वैल्यू है, अगर LHL RHL के बराबर है और ये चीज इक्वल है सर फंक्शन वैल्यू के एट एक्स इक्वल्स टू ए, और ये फाइनाइट है ना, देन वी से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये बातें हैं सर। इसी LHL को एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस h, इसे लिखेंगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, और ये सर एफ ऑफ a, और ये फाइनाइट हो गया, है ना। ये सारी बातें हो गई, ये एक ही चीज है, LHL को ही हम ऐसे लिखे और इसी को ऐसे, ये 3 अलग अलग तरीके से हमने पहले तो LHL से LHL को लिखा है, दूसरा हमने a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और तीसरा हमने h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस h, वैसे ही सर हमने RHL के साथ किया है, और ये फंक्शन वैल्यू और ये फाइनाइट हो गया। तो सर हम ये कहेंगे कि ये कहेंगे कि इफ ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है ना, ये सारे कंडीशन को फॉलो करता है, अगर LHL बराबर है RHL के, ये बराबर है फंक्शन वैल्यू का और ये फाइनाइट है, देन fx is continuous at x equals to a। अगर ये बातें होती है तो हम कहेंगे कि सर फंक्शन x इक्वल्स टू a पे जरूर कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, यही थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, यही थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, ठीक है सर। पॉइंट ए पे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे, फिर राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, फिर फंक्शन वैल्यू निकालोगे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और वो फंक्शन वैल्यू के बराबर है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका है ना, और सभी क्वेश्चन में हम यही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। हम आपको लिख के दिखाएंगे ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें सर हम नोट में लिख सकते हैं, कुछ बातें हम नोट में लिख सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कुछ बातें हम नोट में लिख सकते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। पहली बात तो यह है सर, कंटिन्यूटी का पहला पॉइंट यह है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, सभी पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर continuous in its domain। अपने डोमेन में सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, अपने डोमेन में सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये बातें क्लियर है। दूसरा है सर, जितने एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑल एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। सभी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कौन कौन से सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF आर कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन।
इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में जितने भी ये फंक्शंस हैं सभी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। ये बातें समझ में आ रही है ना, ये सभी फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर, ये सारी बातें कंटिन्यूटी की है। कंटिन्यूटी का हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि कोई फंक्शन कैसे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं। इसी का अपोजिट एक टर्म है सर, इसी का अपोजिट एक टर्म है, वो टर्म है डिसकंटिन्यूटी। सब लोग केवल कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो सर ये डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? देखो, कोई भी फंक्शन अगर ग्राफ ड्रॉ करते टाइम उनके ग्राफ में ब्रेक आ जाए तो बोलेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर ग्राफ में ब्रेक आ जाता है तो बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है ना। यानी आपको पेन ग्राफ ड्रॉ करते टाइम पेन उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। सर डिसकंटिन्यूटी का अगर आप थ्योरेटिकल पॉइंट्स देखेंगे तो क्या क्या है? अगर ऐसा हो कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता हो पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है ना, आप ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, है ना। लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये सर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये है कि एलएचएल बराबर है आरएचएल के, है ना, पर ये बराबर नहीं है सर एफ ऑफ ए के, ये फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या नहीं है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये फंक्शन इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या है? वो डिसकंटिन्यूअस है ना। तो पहला पॉइंट यही है कि सर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ ए, देन दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। क्लियर है। सेकंड पॉइंट सर ये है कि ऐसा हो कि लिमिटिंग वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे, एलएचएल इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, एलएचएल इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, है ना। अगर पॉइंट ए पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी वो फंक्शन पॉइंट ए पे डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, बहुत फेमस एग्जांपल है, अगर आप देखेंगे तो पहला आप देख लो एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। प्रत्येक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, प्रत्येक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। सेकंड फंक्शन आप देखेंगे सर तो एफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये भी सर प्रत्येक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, प्रत्येक इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है। तीसरा फंक्शन अगर आप देखेंगे सर तो सिग्नम ऑफ एक्स, ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम ऑफ एक्स, ये फंक्शन भी जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन भी जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। अब सर हम कुछ सवाल की तरफ चलेंगे, कुछ सवाल हमने शुरुआती सवाल एनसीईआरटी से लिए हैं। ठीक है, तो पहले उस एनसीईआरटी के सवाल को देखते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये सब सवाल क्वेश्चन नंबर 6 के बाद वाले हैं, है ना। पहले आप एनसीईआरटी में शुरुआत के 4-5 सवाल बहुत आसान दे रखे हैं जो डायरेक्टली कंटीन्यूअस आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दे रखा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। शुरुआत के 6-7 सवाल हैं जो इसी पे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जा रहा है और ये फंक्शन दे रखा है सर 2x + 3 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 और 2x - 3 इफ x ग्रेटर देन 2। अब सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक कहां करते हैं? आपको कैसे पता कि फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि इस फंक्शन के पास तो खूब सारे पॉइंट है, यानी डोमेन में ऑल रियल नंबर है, तो आप ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं? किस पॉइंट पे चेक करेंगे? तो देख लो सर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम कहां पे चेक करेंगे? पहला चेक हम वहां पे करेंगे जहां पे फंक्शन अपना डेफिनेशन बदलेगा। जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना डेफिनेशन बदलेगा हम उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्लियर है, उस पॉइंट पे हमें डाउट हो जाएगा, है ना, उस पॉइंट पे हमें डाउट हो जाएगा। अभी हमें पता नहीं है कि फंक्शन 2 पे डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है, पर अभी डाउटफुल पॉइंट जो है वो 2 है, हम 2 पे ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना। रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर है पर हम सभी नंबर पे नहीं चेक कर रहे हैं, कहां पे चेक कर रहे हैं? 2 पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि इसने अपना 2 पे डेफिनेशन बदला है। तो सबसे पहला हम फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी उस पॉइंट पे चेक करेंगे जहां पे वो अपना डेफिनेशन बदलेगा। क्लियर, पहली बात यही है। दूसरा पॉइंट सर वहां पे हम चेक करेंगे जहां पे फंक्शन मना करेगा, जहां पे फंक्शन मना करेगा भाई यहां पे चेक मत करना, तो हम उसे ही चेक करेंगे, है ना। देखते हो ना, जैसे कोई चोरी कर ले तो पहले बोलता है भाई मैंने चोरी नहीं किया, है ना। तो चोर वाले जो पॉइंट है ना, ये जो मना कर रहे हैं हम उसी पॉइंट पे चेक करेंगे, मना क्यों कर रहा है भाई। ठीक है, और हम फंक्शन में देखेंगे कहां पे मना कर रहा है। क्लियर है, तो देखो सर इस सवाल में आते हैं, इस सवाल में आते हैं और इस सवाल में हम कहां पे चेक करेंगे? एट x = 2। सबसे पहला काम हमें मिल गया सर, पॉइंट मिल गया और हम पॉइंट 2 पे कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। क्लियर है, अब देखोगे सर तो आपको
टू से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन है, टू से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन है। बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वे में फंक्शन है ना, नॉन यूनिफॉर्म वे में फंक्शन है। टू से छोटा के लिए ये, टू से बड़ा के लिए ये। तो सर टू से छोटा वाला फंक्शन जो होगा ना आपको लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, टू से बड़ा वाला फंक्शन जो होगा आपको राइट हैंड लिमिट देगा। तो देखते हैं सर, पहले एलएचएल निकालते हैं, पहले एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल ऐसे निकालते हैं सर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, है ना, और फिर इसे ऐसे लिखते हैं सर, लिखने का तरीका ये है एफ ऑफ टू माइनस एच। इन सभी बातों का सर आप ध्यान रखोगे। अगर आपको ये सवाल एक नंबर में दिया है, ऑब्जेक्टिव में दिया है, तो आप इतना मेहनत भी नहीं करोगे, और तरीके भी आपको बताऊंगा। लेकिन यही सवाल 3 नंबर में देता है, 2 नंबर में देता है, वो आपसे स्टेप मांगता है, तब आप ये लिख के दिखाओगे। ठीक है, कैसे करोगे भाई मेरे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देख लो ये वाला फंक्शन हम लेंगे ऊपर वाला, और सर एक्स के जगह पे हम 2 माइनस एच रख दिए, 2 माइनस एच प्लस का 3, 2 माइनस एच प्लस का 3, और ये देखो 2 टू द 4, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7 आ गया। तो एलएचएल आपका 7 आ गया। अब सर आरएचएल की तरफ आते हैं, आरएचएल की तरफ आते हैं। ये होगा सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। ठीक है भाइयों, ये देख लो आगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको ऐसे लिखते हैं। ये तरीका है सर, ये तरीका है, ये तरीका है लिखने का, है ना। पॉइंट ए पे हम लोग ले रहे थे, तो ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव को ए माइनस एच, ए पॉजिटिव को ए प्लस एच, तो वही काम हमने यहां पे किया है। अब सर आगे देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सर आरएचएल के लिए आपको ये वाला फंक्शन देगा, नीचे वाला, नीचे के लिए 2 से बड़ा है ना, तो ये वाला देगा। अब यहां पे देख लो सर, ये क्या हो गया, ये आपका एच टेंडिंग टू 0, आप x के जगह पे 2 प्लस एच लिख दे, और ये माइनस का 3, देख लो, देखोगे तो 2 टू द 4 प्लस 2h माइनस 3, है ना सर, h के जगह पे 0 रखते हैं, और 4 माइनस 3 1 आ गया। तो सर एलएचएल 7 आ गया और आरएचएल 1 आ गया, एलएचएल 7 और आरएचएल 1 आ गया, है ना। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, यानी ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। लिखोगे एलएचएल इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, इस फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस कहां होगा, है ना। तो पॉइंट 2 जो है x इक्वल्स टू 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस फंक्शन के पास सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और वो पॉइंट 2 है। बाकी अपने डोमेन में ये हर जगह कंटिन्यूअस है, पर एक 2 ऐसा पॉइंट है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है। अगर एलएचएल आरएचएल बराबर हो जाता तो सर फंक्शन वैल्यू, ये देखो इक्वल का साइन लगा है ना, तो ये वाला आपको फंक्शन वैल्यू देता। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी सवाल को आप ग्राफ से देख सकते हैं। कैसे ग्राफ से देख सकते हैं सर, ये देखो, आप ग्राफ से इस सवाल को कैसे देख सकते हैं, देखोगे तो ये दो तरह से फंक्शन लिखा हुआ है। ऐसे मैं आपको पहले फंक्शन लेके दिखा दूं। एक तो सर ये है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, है ना, ये तब के लिए है जब x लेस देन 2 है। और एक है सर y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये तब के लिए है जब x ग्रेटर देन 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे सर, तो ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं, पहले वाला स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 के फॉर्म में दिया हुआ, जिसका स्लोप 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है। दूसरा वाला 2x माइनस 3 है, यानी इसका भी स्लोप 2 है, यानी दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। इतना तुरंत हमें स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि सर दोनों का स्लोप इक्वल है, तो दोनों पैरेलल लाइन है। नहीं, इतना तो अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलो ठीक है, पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब सर यहां पे पॉइंट 2 मार्क कर लेते हैं, यहां पे पॉइंट 2 मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट 2 हो गए 2,0। और सर 2 पे हमने क्या किया, 2 पे एक लाइन ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा काम आसान हो। अब से 2 से छोटा करें, 2 टू द 4 3 7, 2 पे ये 7 वैल्यू आ रहा है, 7, 2 पे ये 7 आ रहा है ना, 2 पे ये 7 आ रहा है, और ये सर इंक्रीजिंग है फंक्शन में, यानी नीचे की ओर आएगा, 0 पे 3 आएगा, ये ऐसा ग्राफ आएगा, ये ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है सर। और ये 2 पे 1 आ जाएगा, 1 आपको कहीं वहां यहां मिलेगा, और ये सर ये कुछ ऐसा जाएगा, इस तरह का। तो ये वाला लाइन है, आप देखोगे तो यहां पे आपको पेन उठाना पड़ा, यहां पे 2 पे आपको पेन उठाना पड़ा है ना। तो ये फंक्शन 2 को छोड़ के इधर देखोगे तो ये भी अपना हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, यहां से आगे देखोगे तो भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है ना, केवल 2 पे ब्रेक आ रहा है। तो ये फंक्शन जो है 2 पे डिसकंटिन्यूअस है ना। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो सिर्फ एक पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ओनली 2 है, सिर्फ 2 इज द ओनली वन पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर इसी सवाल को आप डायरेक्टली कर सकते थे, अगर आपसे कोई पेपर में सवाल एक नंबर में पूछेगा और पूछेगा बताओ इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए देखो ऊपर वाला एलएचएल देगा, नीचे वाला आरएचएल देगा, तो आप डायरेक्टली 2 को रख दो, 2 टू द 4 3 7, है ना। जितने भी आपको ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे वहां पे डायरेक्टली आप पॉइंट को रख दे, आपको लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 2 टू द 4 प्लस 3 7 मिल गया, एलएचएल की क्या मिला, 7 मिला। सर यहां पे देखो 2 टू द 4 माइनस 3 1 आ गया,
तो LHL नॉट इक्वल टू RHL को तुरंत पता चल गया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कहां से कंटिन्यूअस होगा, है ना। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। आपसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछेगा तो 2 है। कभी कभी ये भी पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये कितने जगहों पे डिसकंटिन्यूअस है, तो सिर्फ एक जगह पे, है ना। इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखोगे, पेपर में आपसे ये चीजें गलती ना हो जाए। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है या नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने नंबर है। अगर नंबर है तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है, एक जगह पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो सर, सही है। ये तो सर बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो पिछले साल के पेपर में आया हुआ, बोर्ड एग्जाम में 2024 में ये आ चुका है ऑब्जेक्टिव सवालों में। और उस सवाल में यही पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये कितने जगहों पे डिसकंटिन्यूअस है, कितने जगहों पे डिसकंटिन्यूअस है। ये बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो सर इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें करेंगे क्या, पहले डिसकंटिन्यूटी चेक कहां कहां पे करेंगे। एक तो -3 पे करेंगे सर, और एक +3 पे। देखो क्योंकि ये फंक्शन जो है -3 और +3 पे अपना डेफिनेशन बदल रहा है ना। सर एट x इक्वल्स टू -3, एट x इक्वल्स टू -3, यहां पे हम थोड़ा डायरेक्टली काम करते हैं क्योंकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आया था। सर -3 पे, तो -3 पे देखो आपको LHL भी निकालना है, RHL भी निकालना है, यानी -3 नेगेटिव और -3 पॉजिटिव। इस पे सर -3 नेगेटिव के लिए ऊपर वाला फंक्शन देगा, आपको कुछ नहीं करना सर, उस मॉड में -3 रख देना डायरेक्टली। तो ये 3 + 3 6 आ गया। इसमें सर RHL के लिए यहां पे रख दो -2 इंटू -3, और यहां भी सर 6 आ गया। आप देखोगे तो LHL और RHL दोनों बराबर आ गया, LHL इक्वल्स टू RHL आ गया। सर फंक्शन वैल्यू कौन देगा, ऊपर वाला, तो फंक्शन वैल्यू निकाल दो सर, f ऑफ -3, ये भी आ गया, -3 + 3, ये भी सर 6 आ गया। यानी ये फंक्शन -3 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। देखो LHL 6 आ गया, RHL 6 आ गया, और फंक्शन वैल्यू भी 6 आ गया। इट मींस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू कहां पे, -3 पे। क्लियर हो गया। अब एक जो चोर था वो तो खाली हाथ गया, नहीं पकड़ा गया, वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब दूसरा कौन है, 3 है। दूसरा कौन है सर, x इक्वल्स टू 3 है। अब 3 पे चेक कर लेते हैं, 3 पे चेक कर लेते हैं। तो एक 3 नेगेटिव, एक 3 पॉजिटिव। 3 नेगेटिव पे सर ऊपर वाला ये वैल्यू देगा, तो -2 इंटू 3, ये सर -6 आ गया। 3 पॉजिटिव पे ये देगा 6 इंटू 3 + 2, 18 + 2 सर ये कितना आ गया, 20 आ गया। सर LHL -6 और RHL 20 है ना। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो 3 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो यहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ एक मिली, और वो कौन सा है, 3 है ना। x इक्वल्स टू 3 इज द ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस इन इट्स फंक्शन। इस फंक्शन में केवल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है, एक है, और वो कौन है, 3 है। ये बात समझ में आ रही है। 3 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी ये हर जगह कंटिन्यूअस है, बाकी ये हर जगह कंटिन्यूअस है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, आगे के सवालों में चलते हैं। अभी वही टाइप चल रहा है सवाल का, आपसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जा रहा है, सभी एनसीईआरटी के सवाल हैं। अगला कर है कि mod x by x, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 पे x इक्वल टू, अभी देखो सर ये बोल रहा था ना कि मना करेगा, ये 0 पे मना कर रहा है, तो हमें 0 पे ही चेक करना है। 0 पे मना कर रहा है इसलिए हमें 0 पे ही कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है सर, करेगा क्या इसमें, जो फंक्शन 0 से मना कर रहा है यही वाला फंक्शन इस बार लिमिटिंग वैल्यू देगा, यानी LHL और RHL ऊपर वाला देगा, फंक्शन वैल्यू नीचे वाला देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिग्नम फंक्शन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिग्नम फंक्शन है सर, ये सिग्नम फंक्शन है ना। और हमने पहले भी बात करी थी कि सिग्नम फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। सर इसके ग्राफ के बारे में अगर आप देखेंगे तो 0 पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0 होगा सर, 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा पे आप देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। 0 से जस्ट छोटा सर, 0 से जस्ट छोटा, तो ये ऐसा हो जाएगा सर, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट सर y इक्वल्स टू 1 है, और ये वाला पार्ट सर y इक्वल्स टू -1 है ना। आप देखो अगर जैसे 0 से, ये 0 इंस्टेंट पॉइंट होता है सर, जैसे 0 से आप राइट साइड में चलेंगे तुरंत इस लाइन पे आ जाएंगे, तुरंत, और वो आपको वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। 0 से जैसे पहले आएंगे वो वैल्यू आपको -1 दे देगा, है ना। तो सर आप ये कह सकते हैं यहीं से कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट 1 है, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, है ना। आप सर यहां सॉल्यूशन में आएंगे तो देखो LHL की बात करते हैं, LHL की बात करते हैं, है ना। LHL की बात करते हैं सर, LHL की बात करते हैं सर, ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 - h,
है ना। LHL मतलब जीरो से कम मतलब जीरो नेगेटिव, ठीक है, और जीरो नेगेटिव यानी जीरो माइनस एच, ठीक है। अब सर क्या करोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये वाला फंक्शन उठा के लाओगे सर, मॉड ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, है ना सर। और ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां से क्या हो जाएगा सर, जीरो माइनस एच नेगेटिव है ना, क्योंकि एच का जो नेचर है वो पॉजिटिव है, वो जीरो से जस्ट बड़ा है, जीरो से जस्ट बड़ा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। मॉड का काम है नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव बनाना, तो ये बाहर निकल के सर ऐसा आ जाएगा एच माइनस जीरो, और ये जीरो माइनस एच, ये सर कट जाएगा, और कटने के बाद माइनस वन आ जाएगा। एलएचएल कितना आ गया, माइनस वन, यहां से भी एलएचएल माइनस वन आ रहा था। अब सर आपका काम है आरएचएल के पास जाना, आप आरएचएल के पास चलो, आरएचएल के पास चलो। आरएचएल में क्या है सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसको सर ऐसे लिखेंगे, जीरो पॉजिटिव यानी जीरो से थोड़ा ज्यादा, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। इसको सर ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, और ये कट पिट के सर वन आ गया, क्योंकि देखो जीरो प्लस एच पॉजिटिव है, मॉड के बाहर भी आएगा तो जीरो प्लस एच ही आएगा, और ये कट के वन आ जाएगा। तो कहेंगे कि सिंस LHL is not equals to RHL, so fx is not continuous at x equals to 0. So fx is not continuous at x equals to 0. जिस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है वो कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा, जिस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है वो कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप कहोगे कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पे जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको मिली वो सिर्फ जीरो थी, है ना, सिर्फ एक पॉइंट मिला, और वो पॉइंट क्या था, जीरो था। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपसे सवाल में नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं या पॉइंट्स पूछा जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा जाएगा तो एक, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो सिर्फ एक, कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, तो जीरो। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं सर, अगला सवाल देख लो, इसमें भी आपसे वही पूछ रहा है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है। देख लो, जीरो से छोटा के लिए ये फंक्शन है, और जीरो से बड़ा के लिए ये फंक्शन है, और फंक्शन वैल्यू भी यही दे रखा है। अब देख लो सर, अब देख लो सर सॉल्यूशन इसका। पहले एलएचएल की बात करते हैं, पहले एलएचएल की बात करते हैं। एलएचएल कौन देगा, ऊपर वाला। आरएचएल कौन देगा, नीचे वाला। तो सर ऐसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और ऐसे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, है ना। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो माइनस एच मॉड ऑफ जीरो माइनस एच। सर ये बाहर निकल के लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये तो ऐसे ही हो जाएगा जीरो माइनस एच, पर ये एच माइनस जीरो, और कट के सर माइनस वन आ गया, एलएचएल माइनस वन आ गया। आप सर अगला आरएचएल की बात करेंगे, आरएचएल पे आ जाओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और ये सर आरएचएल माइनस वन आ गया, देखो लिखा हुआ आरएचएल माइनस वन आ गया, है ना। तो एलएचएल माइनस वन, आरएचएल माइनस वन, सर फंक्शन वैल्यू भी दे रखा है, एफ ऑफ जीरो माइनस वन है ना। तो एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू, आप कहोगे सिंस एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, है ना, और वो माइनस वन आ गया। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। इस बार सर आपसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा था, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन इट्स फंक्शन। इस फंक्शन में कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, इस फंक्शन में कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शन अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। सर इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखेंगे, अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखेंगे सर, तो देख लो जीरो से छोटा के लिए तो हमेशा माइनस वन होगा, जीरो से छोटा के लिए हमेशा माइनस वन होगा, और ये सर ऐसे जीरो से बड़ा के लिए भी सर माइनस वन ही है, तो यहां से ऐसे चला जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आप देख लो माइनस वन की तरफ, ठीक है। तो ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ये सारी बातें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रही होंगी, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी एनसीईआरटी के सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं सर, एक और सवाल आ गया, एक और सवाल आ गया, फिर से करें, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, तो कहां पे चेक करेंगे, वन पे, क्योंकि वन पे फंक्शन अपना डेफिनेशन बदल रहा है, तो कर लेते हैं सर, करो, कर लेते हैं, इसे भी चेक। एलएचएल कौन देगा, ऊपर वाला, आरएचएल कौन देगा, नीचे वाला, ठीक है। सर जब भी आपको ऐसे डायरेक्टली फंक्शन दिखता है, आप पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दिखता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ज्यादा इधर उधर मत करो, ठीक है। जब कुछ फंक्शन में चेंज आता है तब आप बेसिक फंडे पे जाओ, है ना, ताकि आपसे कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है।
तो सर देख लो यहां पे x+1 है तो क्या करोगे, डायरेक्ट एलएचएल को करना है, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव करना है ना, एफ ऑफ एक्स। और सर आप डायरेक्ट x की जगह पे 1+1 रख दो और ये 2 आ गया। आपसे सर अगर आरएचएल पूछा जाएगा, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, है ना। सर इसमें डायरेक्ट देखो 1 का स्क्वायर +1, तो 1+1 कितना 2, एलएचएल भी 2 आरएचएल भी 2, फंक्शन वैल्यू कौन देगा सर, ऊपर वाला, तो एफ ऑफ 1 निकालना है, 1+1 और ये 2, तो सिंस एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल, एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल इक्वल्स टू कितना, एफ ऑफ 1, और ये कितना आ गया सर 2, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1, और हमें सिर्फ 1 पे ही डाउट था, पर ये तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस निकला, ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस निकला, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसका ग्राफ देख लेते हैं, है ना, इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। पहला क्या कर रहा है सर, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए x+1 है, तो पहला पॉइंट तो 1 ये ले लेते हैं, ये x इक्वल्स टू 1 है, ये लाइन ले लिया, है ना सर, ये सीधी लाइन ले लिया, ठीक है, ये सीधी लाइन ले लिया। अब सर यहां से देखो, आप x ग्रेटर देन 1 के लिए x+1 है, तो 1 पे आपको ये 2 वैल्यू देने वाला है 2, और ये सर ऐसे लाइन चली जाएगी ऐसे, ठीक है। और आप देखेंगे x लेस देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए x² + 1 है, तो ये ऐसा आएगा, ये इधर से ऐसा आएगा और ये यहां पे ऐसे जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया नहीं, ये ऐसा आएगा, ये यहां से ऐसे आएगा और ये इस तरह से जाएगा, ठीक है सर, और ये x लेस देन 2 है और ये वाला यहां से ऐसे चला जाएगा सीधी लाइन। तो आप देखेंगे तो कहीं ब्रेक नहीं आ रहा है, कहीं ब्रेक नहीं आ रहा है, नहीं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है x² + 1 है, और ये वाला पार्ट है जो सर x+1 है, y = x+1, और ये वाला x² + 1। तो देख रहे हो कि ये फंक्शन हमेशा हर पॉइंट पे क्या कॉन्टिन्यूअस है, इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं आया, है ना। जिस पॉइंट पे हमें डाउट था उस पॉइंट पे हमने थ्योरेटिकली चेक भी कर लिया और ग्राफ बना के भी देख लिया कि ये फंक्शन हमारा क्या है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़े, चलते हैं सर, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला देख लो सर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx = ax+1 if x less than equals to 3, bx + 3 if x greater than 3 is continuous at x = 3। ये बात समझ में आ रही है ना, 3 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको a और b के बीच में रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन a एंड b बताना है, ठीक है सर। देख लो, पहली बात आपको 3 पे कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, तो पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, एलएचएल किसके बराबर है, आरएचएल के बराबर है, ठीक है। तो इस फंक्शन पे सर एलएचएल आपको ये दे रखा है, एलएचएल आपको ये दे रखा, आरएचएल आपको ये दे रखा है ना। एट x = 3 पे बात करनी है, एट x = 3 पे बात करनी है ना। देख लो सर, पहली बात आपको ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, है ना। जब भी आपको सर ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन मिले ना, आप डायरेक्टली 3 पुट कर दिया करो, है ना। आप एक स्टेप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 - h, ठीक है। लेकिन सर आप उससे डायरेक्ट 3 पुट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, a = 3 - h + 1, h की जगह पे 0 जाना है, तो ये सर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 3a + 1 आ गया, है ना, 3a + 1 आ गया। ये आपको एलएचएल दे दिया, ये आपको एलएचएल दिया है, एलएचएल दिया है। अब सर आरएचएल की ओर चलते हैं, आरएचएल की ओर चलते हैं। आरएचएल क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसे लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 + h, है ना। और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सर यहां पे ये वाला फंक्शन आपको आरएचएल देगा, ये वाला, तो यहां से ले लो सर, x की जगह पे 3 + h रख लो और ये 3 रख लो, h की जगह पे आप 0 रखोगे तो ये ऐसा आ जाएगा 3b + 3, है ना। और फंक्शन वैल्यू भी सर एलएचएल ही दे, ऊपर वाला ही देगा, ऊपर वाला फंक्शन वैल्यू और एलएचएल दोनों दे दिया। आप लिखोगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3, सो एलएचएल इक्वल्स टू क्या सर, आरएचएल। एलएचएल किसके बराबर होगा भाई मेरे, आरएचएल के, तो यहां से 3a + 1 बराबर होगा सर 3b + 3 के, और ये 3a - 3b इक्वल्स टू 3 - 1, सो 3a - 3b इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया सर, और 3 कॉमन ले लिया, a - b इक्वल्स टू 2, और a - b जो होगा सर 2/3 के बराबर हो गया। ये रिलेशन आ गया a और b में, a और b के बीच का जो डिफरेंस है 2/3 के बराबर है ना। ये सर a और b के बीच में डिफरेंस आ गया,
सॉरी रिलेशन आ गया, ए और बी के बीच का रिलेशन ऐसा आ गया, और ऐसे ए बी का डिफरेंस 2/3 है, तो रिलेशन ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी आपके एनसीईआरटी के डायरेक्टली एनसीईआरटी से सवाल है, ये सब लिए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे के सवालों में चला जाए, देख लो आप एक बार अच्छे से, आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये भी सर एनसीईआरटी का ही सवाल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यह फंक्शन जो है सर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। और फिर अगला पार्ट है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, 1 पे आप कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहेंगे, है ना। सर देख लो सॉल्यूशन में पहली बात आप एट x इक्वल्स टू 0 पे करोगे, x इक्वल्स टू 0 पे करने वाले हो, ठीक है, पहली बात आप 0 पे करने वाले हो। सर एलएचएल आपको ऊपर वाला देगा, आरएचएल आपको नीचे वाला देगा, एलएचएल आपको ऊपर वाला देगा और आरएचएल आपको नीचे वाला देगा। तो सर 0 पे मतलब यानी 0 नेगेटिव, एलएचएल, ये एलएचएल मतलब 0 नेगेटिव होता है सर, यानी 0 से कम। आरएचएल मतलब सर 0 पॉजिटिव, आप इस बात का ध्यान रखोगे, ये 0 पॉजिटिव सर, ये 0 नेगेटिव एलएचएल, 0 पॉजिटिव आरएचएल, क्लियर है। अब देखोगे सर आप यहां पे, तो 0 नेगेटिव के लिए आपको ऊपर वाला फंक्शन देगा, आपको कुछ नहीं करना सर, डायरेक्टली 0 पुट कर दो, तो आप देखोगे x जहां जहां x से डायरेक्ट 0 पुट कर दो, तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, यहां पे भी सर 0 पुट कर दो, तो आरएचएल आपको 1 आ गया। ये कह रहा है कि सर, ये कह रहा है कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, और ये आपको हमें एकदम डायरेक्टली दिख रहा है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, है ना। आप कहोगे कि सर एलएचएल इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, एलएचएल बराबर नहीं है आरएचएल पे, यानी ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, पर ये कह रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, यानी यहां पे कौन सी ऐसी वैल्यू रख दिया जाए कि एलएचएल 1 आ जाए, है ना। आरएचएल तो 1 ही, लैम्डा की जगह पे ऐसा क्या रखा जाए कि एलएचएल जो होगा वो सर 1 हो जाए, है ना। लेकिन सर आप ये बताओ, ये पूरा ये जो लैम्डा है वो x का कोफिशिएंट जैसा नहीं, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स, आपको जो ये पार्ट लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो ये तो हमेशा वैल्यू 0 देगा, 0 पे ये हमेशा 0 देगा, है ना। तो इसको 0 होने के लिए उसमें लैम्डा का कोई दोष नहीं है, लैम्डा की कोई गलती नहीं है, 0 पे ये फंक्शन हमेशा 0 ही देगा, है ना, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट टर्म के साथ नहीं है ना, ये x के साथ है ना, लैम्डा पूरा का पूरा यहाँ पे x पे डिपेंड करेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी लैम्डा की जिससे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, है ना। तो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा वेयर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, है ना। तो लिखोगे आंसर में नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, क्योंकि ये एलएचएल जो 0 है उसमें लैम्डा की कोई गलती नहीं हो, पूरी गलती x की है, क्लियर है ना, आपको दिख रही है ये चीजें। हाँ भाई मेरे, तो ये बात आप समझ जाओगे, कहोगे कि लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसपे ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। हाँ सर सेकंड पार्ट का जवाब हम जरूर दे सकते हैं, करें कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, सर 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए जो फंक्शन है आपका 4x प्लस 1 है, यानी 1 पे भी जब आप फंक्शन की बात करेंगे तो आपका फंक्शन यही होगा 4x प्लस 1। अगर आप देखेंगे सर तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आपसे कहा गया कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा, तो 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, है ना। आप यहां पे चेक करेंगे 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो 1 नेगेटिव पे भी आपको 5 मिलेगा, 1 पॉजिटिव पे भी 5 मिलेगा, फंक्शन वैल्यू भी 5 मिलेगा, है ना। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, है ना। यह फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, यह फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है, क्लियर है, पर 0 पे क्या है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ गई ये बातें। आगे की तरफ चले, आगे की तरफ सवाल में एक और सवाल है सर, एनसीईआरटी का ही सवाल है ना, ये कंटिन्यूटी का लास्ट सवाल है एनसीईआरटी बुक से, और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हमने एनसीईआरटी के सारे सवाल निपटा लिए, फिर हम आएंगे, बहुत अच्छे सवाल हमने सेलेक्ट करके इसमें रखे हैं, अगर आपने उतने सवाल कर लिए तो आपसे अब एक भी सवाल फंसने वाले नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूटी के डाउट आपके मन में अब नहीं रहेगा।
सर ये देखो करें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 5 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 और x प्लस b इफ x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 और ये 21 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो पहले सर एट x इक्वल्स टू 2 पे चेक करोगे, 2 पे चेक करोगे सर। 2 पे सर देख लो LHL भी और RHL भी, LHL भी और RHL भी। सर LHL का मतलब क्या होता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव, है ना। और ये सर आपको यहां से मिल गया 5, ये 5 है। RHL का मतलब सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, और ये कितना है सर? आप यहां पे डायरेक्टली 2 रख ले तो ये 2a प्लस बी होगा, है ना। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, है ना, क्योंकि हर जगह कंटिन्यूअस है। तो आप ये कहोगे कि सर LHL इक्वल्स टू RHL होगा, LHL इक्वल्स टू RHL होगा। तो ऐसा कहोगे कि सर 2a प्लस बी जो होगा ना ये 5 के बराबर होगा, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। पहला बात आप इसे यहीं पे रख लो, LHL RHL के बराबर होगा तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 आ गया। अब सर आते हैं एट x इक्वल्स टू 10 पे, 10 पे चेक करते हैं। 10 पे सर आपको LHL ये देगा, 10 पे आपको 10 नेगेटिव और ये 10 पॉजिटिव। ये सर 10 नेगेटिव यानी LHL देगा, 10 पॉजिटिव यानी RHL देगा। 10 नेगेटिव मतलब सर ये ऐसा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 नेगेटिव f ऑफ x। आप हर जगह 10 रख दो x के जगह पे, तो 10a प्लस बी। यहां पे सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, सॉरी 10 पॉजिटिव f ऑफ x। ये सर कितना है? 21। फिर से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 10 पे, तो आप ये कहोगे कि LHL इक्वल्स टू RHL होगा, LHL इक्वल्स टू RHL होगा। तो सर यहां से आपको ये पता चल गया कि 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21 इक्वल्स टू 20, 10a प्लस बी 21 आ गया, 2a प्लस बी 5 आ गया। सर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21 और 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। सर इसे सॉल्व कर लेते हैं, घटा लेते हैं ना, तो ये खत्म, ये 8a इक्वल्स टू 16, इसलिए a इक्वल्स टू 2 आ गया सर। a कितना? 2 आ गया। अब इसी को पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में, 2 टू द 4 यानी b 1 आ जाएगा। a 2 आ गया और b 1 आ गया, a 2 आ गया और b कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है ना। तो ये सवाल आपसे बहुत आसानी से हो जाने चाहिए, ऐसे सवाल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलेंगे कुछ अच्छे सवाल में, अब चलेंगे सर कुछ अच्छे सवाल में, कुछ अच्छे सवाल की ओर चलेंगे। हाँ सर कुछ अच्छे सवाल की ओर चलेंगे, है ना। उससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट की बात करते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले उनके फॉर्मूला को अच्छे से देख लिया जाए। देख लो सर, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये सर आपका 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स, ये भी सर 1 होगा, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सर ये ध्यान से देखिए, ये 1/2 होगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये 1/2 होगा। कहीं भी आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट मिलता है, ये देखोगे, ये ध्यान रखोगे, ये जो वैल्यू है उसी का स्क्वायर नीचे है, और ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 का टेंड कर रहा है, तो ये जाके 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपसे कोई ऐसा पूछेगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो सर आप क्या करोगे, देखो यहां पे 2x है तो यहां भी 2x का स्क्वायर होना चाहिए, तो 2x का स्क्वायर कितना होगा? 4x, है ना, 4x स्क्वायर होगा। तो आपने क्या किया, अपने मन से यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये सर आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, जो ये कह रहा था वैसा ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, है ना। और इसकी वैल्यू 1/2 और 1/2 इंटू 4, है ना, कट के आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ये फायदा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आपको ध्यान में रहना चाहिए। sin x बाई एक्स 1 होगा, tan x बाई एक्स 1 होगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये 1/2 होगा, ठीक है ना। इसका बहुत यूज होगा। सर x बाई साइन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 वो भी 1 होगा, x बाई tan x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 वो भी 1 होगा, ठीक है ना। तो ये 3 लिमिट तो आपको ऐसे याद रखने हैं। अगला है सर ऐसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये सर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। एक और है इंपॉर्टेंट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये सर log a हो जाएगा, ये log a हो जाएगा, ठीक है, ये log a हो जाएगा।
क्लियर है ना? तो ये सारे और भी कुछ नया मिलता है तो हम वहां पे आपको बताएंगे क्या क्या चीजें यूज होंगी क्वेश्चन में। तो देख लो ये सब लिमिट का यूज होता है, अपने क्लास 11th में ये सब करा होगा। अब आते हैं कुछ नए सवाल की तरफ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये देख लो सर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू मे बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। सर आपको ये फंक्शन दे रखा है, आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कि ये जो फंक्शन है 0 पे कंटिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है 0 पे कंटिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है सर 0 पे कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, 0 पे कंटिन्यूअस दे रखा है। क्या करेंगे सर इसमें, देख लो इसमें क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहा है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहा है। तो देख लो सर, नॉट इक्वल्स टू 0 यानी 0 पे फंक्शन हम ऊपर वाला कंसीडर करेंगे और फंक्शन वैल्यू नीचे वाला है। पहली बात तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, पहली बात तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि एलएचएल आरएचएल के बराबर है और वो फंक्शन वैल्यू के बराबर है। तो यहां से सर आप एक काम ये कर सकते हो कि जब हमें पता ही है कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है ना, तो आप दोनों में से कोई एक निकालो, या तो एलएचएल निकालो या तो आरएचएल निकालो, आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो वो निकाल लो। कहते हैं सर हम यहां पे आरएचएल निकालते हैं, यहां पे हम आरएचएल निकालते हैं, हम यहां पे आरएचएल निकालते हैं। ऐसा करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और ये करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देख लो सर ये वाला फंक्शन आएगा ऊपर वाला। ठीक है भाई मेरे, ऊपर वाला फंक्शन आएगा, तो इसे ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर, है ना। आप क्या करोगे, जब भी आरएचएल लिखोगे और 0 पे आप लिमिट चेक कर रहे हो, तो आप क्या करो, जहां जहां एक्स है हर जगह एच लिख दो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जहां जहां एक्स है हर जगह आप एच लिख दो, और ये सर एच स्क्वायर हो गया, ये एच स्क्वायर हो गया, है ना। 0 प्लस एच है तो 0 हटाओगे तो एच ही होगा, ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। यहां पे क्या होगा सर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये देखो साइन स्क्वायर ए एच, यानी साइन एच का होल स्क्वायर। सर यहां पे जो स्क्वायर है वही स्क्वायर नीचे चाहिए था, तो हमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ए एच अपॉन ए एच का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर आ गया, तो इसका सर स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो जाता है, तो 1 इंटू ए स्क्वायर मिलके ए स्क्वायर हो गया। अब आरएचएल इसका 1 हो गया, आरएचएल कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, इस फंक्शन का जो आरएचएल है 1 आ गया, और दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। सो ऐसा करोगे कि आरएचएल जो होगा वो फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा सर, है ना, यानी ए स्क्वायर बराबर होगा 1 के, इसलिए ए होगा प्लस माइनस 1 के, तो आपका आंसर ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 हो जाएगी। क्लियर है, ये 2023 के एग्जाम में आ चुका है, देख लो, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे सवाल 2 नंबर में आते हैं, 1 नंबर में आते हैं, छोटे मोटे सवाल होते तो 1-2 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, आप या तो एलएचएल चेक कर लो या तो आरएचएल चेक कर लो, उसको फंक्शन वैल्यू के बराबर पुट कर दो, आपको जो वहां पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे की ओर देखा जाए सवाल में, ये देखो सर, ये सवाल में बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार आया हुआ, देख लो यहाँ पे लाइन से 12 में, 10 में, 12 में, 13 में और भी आया होगा। ठीक है, आपको ये फंक्शन करेंगे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए सो दैट एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। 0 पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है ना। सर एलएचएल ऊपर वाला देगा, आरएचएल नीचे वाला देगा, है ना, एलएचएल ऊपर वाला, आरएचएल नीचे वाला, और फंक्शन वैल्यू सर बीच में दे रखा है। इसमें सर आपको एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालेंगे, इसमें हम एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालते हैं। अगर ये मान लो 4 नंबर का सवाल है तब हम ये काम कर लेंगे। ठीक है, एलएचएल आरएचएल दोनों देख लेते हैं क्या बराबर है कि नहीं। ठीक है ना, ताकि फंक्शन कंटिन्यू। तो देख लो सर, पहले एलएचएल की बात करते हैं, पहले एलएचएल की बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, इसको करते हैं सर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। सर आपसे जब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट पूछा जाए तो जहां जहां एक्स है मैं ये कहूंगा आप वहां वहां माइनस एच लिख ले, है ना, आप ऐसा कह सकते हैं माइनस 4h, और ये माइनस एच का होल स्क्वायर। आपने सर बचपन में पढ़ा होगा कि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो आप cos माइनस 4h को cos 4h लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 4h अपॉन h स्क्वायर। अभी हमने ऐसी स्टैंडर्ड लिमिट की बात करी है, जो यहां पे है उसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो 4h का स्क्वायर 16h स्क्वायर होगा,
तो आप 16 से यहां डिवाइड करें और यहां पे 16 से मल्टीप्लाई कर दें और ये सर स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा कितना 1/2। ये स्टैंडर्ड लिमिट मिल गया 1/2 हो गया 1/2 इंटू 16 होके 8 आ गया। अब सर आपको एलएचएल यहां से 8 मिल गया, आपको एलएचएल क्या मिल गया 8 मिल गया। ठीक है, आरएचएल भी सर निकाल के देख लेते हैं। आरएचएल निकाल के इसलिए देख सकते हैं कि पहले हमें ये तो पता चले कि ये फंक्शन का एलएचएल और आरएचएल बराबर है कि नहीं, क्योंकि इन दोनों में कोई वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट ही है। तो एक बार हम ये काम करके चेक कर सकते हैं। अब आरएचएल की बात करते हैं सर, आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, है ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0। आपसे सर कहा गया है कि जब आरएचएल हो और 0 पे चेक करना है तो जहां जहां x है सब जगह आप h लिख दो, रूट h, और ये सर अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h माइनस 4, है ना। सर जब भी आपको ये रूट वाली चीजें मिले आप इनको रेशनलाइज कर लिया करो। कैसे करेंगे देखो, ऊपर नीचे इससे अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h प्लस 4, और यही चीज ऐसे आ जाएगा 16 प्लस रूट h प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये रूट h तो ऊपर आपको दिख ही गया, और ये 16 प्लस रूट h प्लस 4, और ये नीचे कितना आएगा सर, ये देख लो, ये स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 16 प्लस रूट h माइनस 16, ये वाला 16 और ये वाला 16 कैंसिल, सर ये वाला रूट h और ये वाला रूट h कैंसिल हो गया। अब आप h को रख दोगे तो रूट 16 की वैल्यू 4 आ गया, 4 प्लस 4 कितना 8 आ गया। देख लो सर आपको आरएचएल भी 8 मिल गया, एलएचएल भी 8 मिल गया, आरएचएल भी 8 मिल गया। पहली बात तो इसका मतलब है कि हाँ फंक्शन का और दिया गया ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a so that f(x) is continuous at x equals to 0। फंक्शन कंटीन्यूअस है यानी एलएचएल आरएचएल का तो बराबर मिल गया। अब ये एलएचएल फंक्शन वैल्यू के भी बराबर होगा, ये आरएचएल फंक्शन वैल्यू के भी बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x equals to 0, है ना। आप ये लाइन लिखेंगे, आप ये लाइन लिखेंगे, आप ये लाइन लिखेंगे, सिंस f(x) is continuous at x equals to 0, so LHL equals to RHL equals to F0, है ना। LHL कितना है सर 8, RHL कितना है 8 और F0 कितना है सर 8। तो सर आप ये कहेंगे कि A की वैल्यू 8 हो जाएगी, आपका जो आंसर होगा A की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, A 8 हो जाएगा, A 8 हो जाएगा। A 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और ये अच्छा सवाल है, देख लो आप कहीं से भी आप LHL भी सॉल्व कर सकते हो, आप RHL भी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए दोनों ही आपको करना भी सिखा दिया। LHL को अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं, RHL को करते हैं तो किस तरह से करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, आगे भी आने की संभावना होता है। ठीक है, क्लास 12th की अगर आप कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो बोर्ड का जो लेवल है कंटिन्यूटी का वो जेईई मेंस लेवल का होता है। आप जब भी सवाल देखेंगे ये सब सवाल जेईई मेंस में भी आते हैं ऐसे, और बोर्ड में भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से अच्छे सवाल बनते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। आगे की ओर बढ़ें, अगला सवाल देख लो सर, आपसे करें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन f(x) 2x + 1 if x less than 2, k x equals to 2 और 3x minus 1 k greater than 2 continuous at x equals to 2। ये भी सर आ चुका है एग्जाम में, ये भी 2 नंबर का सवाल हो सकता है, इतने छोटे छोटे सवाल हैं जो 2 नंबर से ज्यादा भी नहीं आ सकते हैं। इसको क्या करोगे सर, देख लो, आपको at x equals to 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस बता रहा है, तो आपको LHL RHL निकालना है, LHL RHL निकालना है। ये देखो, ये LHL और इस इलाके में RHL पे आ जाते हैं। LHL का मतलब होता है सर 2 नेगेटिव, यानी 2 पे बात है तो 2 नेगेटिव, RHL का मतलब 2 पॉजिटिव। 2 नेगेटिव सर मतलब ये ऊपर वाला 2 से छोटा है, तो सर आप डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू पुट कर x 2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो 2 दूनी का 4 और प्लस 1 कितना आ गया, 5 आ गया। सर आप इसमें भी देख लो, है ना, 3x - 2 है, तो 3 × 2 - 1, 6 - 1 मिल गए 5, LHL RHL के बराबर आ गया। और ये फंक्शन लिखोगे, सिंस f(x) is continuous, f(x) is continuous at x equals to 2, so LHL equals to RHL equals to f of 2। LHL कितना है सर 5, RHL 5, फंक्शन वैल्यू कितना है k,
इसलिए k इक्वल टू 5 होगा सर। k की वैल्यू 5 आ गई। बहुत इजिली आप इन सब सवालों को कर सकते हो। k की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? करे आगे के सवाल देख लो एक बार आप, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है ऐसे सवालों में? बहुत आसान आसान सवाल है, अगर अब तक आपको कंटिन्यूटी समझ आ गई है तो। एक और आसान सा सवाल कह सकते हैं, अच्छा सा सवाल कह सकते हैं, आपको आता है ये भी कह सकते हैं, है ना? तो आप खुद ही इस सवाल को सॉल्व करोगे। पहले आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे, है ना? सर देखो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो आप एलएचएल आरएचएल कुछ भी निकाल सकते हैं। एलएचएल आरएचएल निकालते हैं, ज्यादा हमें फायदा होगा, है ना? ये देखो फंक्शन हमारा ये है, तो केवल आरएचएल निकालेंगे और आरएचएल को फंक्शन वैल्यू को बराबर पुट कर देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, है ना? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। क्या करेंगे सर? जहां जहां x है सब जगह h रख दो। 1 माइनस कॉस 4h अपॉन 8h स्क्वायर, है ना? लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 4h, और ये आप 16h स्क्वायर होना चाहिए ना, 4h का स्क्वायर 16 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे, तो सर ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। तो ये मिलके सर 1/2, तो 1/2 इंटू 2 मिलके 1/2 इंटू 2 मिलके 1 आ गया सर। यहां से आरएचएल 1 आ गया, है ना? और ये लिखोगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू क्या? 0। सो आरएचएल इक्वल्स टू क्या? फंक्शन वैल्यू f ऑफ 0, है ना? और आरएचएल कितना आ गया सर? 1। fx k, f0 जो है वो k है, तो k इक्वल्स टू 1 आंसर हो जाएगा। देख लो कितने छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं, और ऐसे सवाल, इस तरह के सवाल तो आएंगे तो 2 नंबर में आएंगे, 1-2 नंबर है, इससे ज्यादा में नहीं आ सकते, ठीक है? बड़े सवाल जो इससे पहले हमने सवाल किया था, जिसमें एलएचएल आरएचएल दोनों सॉल्व करके किया था, वो 4 नंबर में सवाल आ सकते हैं। हाँ, ये सवाल सर 4 नंबर के लिए एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया सवाल है, 4 नंबर के लिए आ सकता है, ठीक है? शो दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, और आपको इसमें कंटिन्यूटी चेक करना है, बताना है कि 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। आपको कंटिन्यूअस इसमें दिखाना है कि है या नहीं है, ठीक है सर? तो सर ये जो ऊपर वाला है ये आपको एलएचएल देगा, नीचे वाला आरएचएल देगा, फंक्शन वैल्यू बीच में दे रखा है। तो पहला काम है एलएचएल देखना, पहला काम है एलएचएल निकालना, है ना? ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, और आगे करेंगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, है ना? इसे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, सर जहां जहां x है ना सब जगह माइनस h रख लो, है ना? तो साइन माइनस 3h, और ये tan माइनस 2h, tan माइनस 2h, है ना? थोड़ा सा और आगे करोगे सर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 3h और माइनस tan 2h, ये भी आ गया, माइनस माइनस दोनों का कैंसिल हो गया, ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 3h अपॉन tan 2h, है ना? सर अगर आप देखेंगे इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है तो 3h से नीचे 3h से ऊपर, इसको करना है तो 2h से नीचे 2h से ऊपर, ऐसा कर दिया, है ना? सर ये इसके साथ मिलकर स्टैंडर्ड लिमिट, ये इसके साथ मिलकर स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो गया, ये वाला h इस वाले h से कैंसिल हो गया, सर फाइनली LHL 3/2 आ गया, ये देख लो, फाइनली LHL 3/2 आ गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है? दूसरे वाले फंक्शन में चले सर, RHL में, है ना? देखो RHL को देखते हैं, RHL को देखते हैं। RHL में क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, है ना सर? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, आगे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h, आगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब सर जहां जहां x से आपको बार बार बोला जा रहा है कि 0 पे अगर कोई राइट हैंड लिमिट पूछता है तो अब जहां जहां x है डायरेक्टली आप h रख दिया करो, है ना? तो ऐसे करोगे log ऑफ 1 प्लस 3h अपॉन e टू द पावर 2h माइनस 1, ये हो गया सर, ठीक है? ये देख लो सर, ये यहां से थोड़ा सा इसे सही करते हैं। अब ये देखो आपको स्टैंडर्ड लिमिट दिखेगा, स्टैंडर्ड लिमिट कैसे दिखेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, लॉग वाले को स्टैंडर्ड बनाते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस 3h, है ना? इसको इसके डिनोमिनेटर में सर हमें 3h चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में 3h चाहिए, तो 3h से मल्टीप्लाई 3h से डिवाइड,
तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। इधर सर आपके पास e टू द पावर 2h माइनस 1, 2h इसके डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में 2h, तो ये सर देखोगे तो आप ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया है ना। log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 1 हो जाता है, तो वैसे ये स्टैंडर्ड लिमिट है और ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से सर आप जब इसे देखोगे ये वाला पार्ट, तो ये भी पार्ट 1 हो जाएगा है ना। बचेगा क्या, ये वाला h इस वाले h से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका जो RHL आया वो 3/2 आया। राइट हैंड लिमिट कितना आ गया 3/2, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था 3/2 है ना। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3/2 मिल गया, राइट हैंड लिमिट भी 3/2 मिल गया, ये सारा चीज हमें ऐसा हो गया। ठीक है, अब सर हमें क्या करना है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं, फंक्शन वैल्यू भी आपको 3/2 मिल गया, तो लिखोगे सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0, LHL 3/2 है, RHL 3/2 है और ये भी सर 3/2 है, इट मींस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ये फंक्शन 0 पे आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। और ये बहुत अच्छा सवाल था, यहां पे आपको एक स्टैंडर्ड लिमिट और मैं बता देता हूं, इसे भी आप ध्यान में रखोगे है ना। आप स्टैंडर्ड लिमिट एक ध्यान में रखोगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये सर आपका 1 हो जाता है ना, जो इस सवाल में यहां पे हमने यूज किया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो देख लो इस तरह से हमारा ये भी सवाल कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला सवाल क्या कहता है, देखो सर आपके सामने अगला सवाल है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a सो दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू ax प्लस 5 if x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस 1 if x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। आपको फंक्शन दे रखा है 2 से छोटा के लिए ax प्लस 5 और 2 से बड़ा के लिए x माइनस 1 और 2 पे x प्लस 5 है। कह रहा है ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 2 पे, तो आपसे a की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है, सर आप करोगे क्या, देखो करोगे क्या, आपको x इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप एक बार LHL और RHL दोनों निकाल लो। LHL कैसे निकालेंगे सर, देखो LHL आपको कौन देगा, LHL ऊपर वाला देगा, LHL ऊपर वाला देगा सर, तो लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h है ना सर। आगे लिख लोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a इंटू 2 माइनस h प्लस का 5, सर h के जगह पे 0 रखोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा 2a प्लस 5, ये 2a प्लस 5 मिल गया, LHL आपको 2a प्लस 5 मिल गया। अब RHL की तरफ चलते हैं, अब RHL की तरफ चलते हैं, ये ऐसे करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x और ये आगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, बोलो सर ये ऐसा आ गया। और RHL आपको कौन देगा, नीचे वाला फंक्शन देगा है ना, तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 प्लस h माइनस का 1 और ये सर RHL आपको 1 मिल गया। यह जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है कहां पे 2 पे, फंक्शन वैल्यू भी सर ऊपर वाला ही देगा, तो अगर आप फंक्शन वैल्यू की बात करें तो f ऑफ 2 आपको ऐसा मिल जाएगा a इंटू 2 प्लस 5 एंड नाउ दिस इज 2a प्लस 5, ये आपको f ऑफ 2 मिल गया है ना। तो यहां से भी LHL भी 2a प्लस 5 है और फंक्शन वैल्यू भी 2a प्लस 5 है ना। लिखोगे सिंस fx इज continuous at x equals to 2, so LHL equals to RHL equals to f of 2 फंक्शन वैल्यू है ना। LHL कितना है सर 2a प्लस 5, RHL कितना है 1 और फंक्शन वैल्यू भी देखोगे तो 2a प्लस 5, तो यहां से आप 2a प्लस 5 को 1 के बराबर कर लो, यहां से आप 2a प्लस 5 को 1 के बराबर कर लो, सर आपको a मिल जाएगा, ये -4 हुआ और a इक्वल्स टू -2, तो ये -2 आपका आंसर आ गया और इसलिए इस सवाल को हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अगर ऐसे सवाल एक नंबर में आते हैं तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो यहाँ पे 2a प्लस 5 आपका LHL हो गया और RHL आपका 2 माइनस 1 आ गया, तो 2a प्लस 5 इक्वल्स टू 1 और a की वैल्यू आ जाएगी। आप ये देखोगे ना सवाल कितने नंबर का आ रहा है, अगर 1 नंबर का आ रहा है तब तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, 2 नंबर का आ रहा है तब भी 2 स्टेप दिखाओगे और आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल देख लो सर, एक फिर बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। करे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन f डिफाइंड बाय a sin π/2 into x plus 1 for x less than equals to 0 and tan x minus sin x upon x cube
x ग्रेटर देन 0, ये कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन 0 पे। सर ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो कह रहा है कि a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू बताओ। ये भी बहुत आसान सवाल है पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर ऊपर वाला आपको LHL देगा और नीचे वाला आपको RHL देगा, ठीक है। तो चलो LHL की तरफ चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, है ना सर, इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, है ना। आपको एक बात बताया, जब भी 0 पे आपसे लिमिट पूछता है ना, आप जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो 0 नेगेटिव, तो जहां जहां एक से आप माइनस h लिख दो, आपका काम हो जाएगा। कैसे करोगे सर, यहां पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 a साइन पाई बाई 2, सर x की जगह पे माइनस h लिख दो, माइनस h प्लस 1, ये हो गया सर। h की जगह पे डायरेक्टली आप 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा सर साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, यानी a इंटू 1 a आ गया। LHL आपको a मिल गया, LHL कितना मिल गया, a मिल गया। अब सर RHL की तरफ आते हैं, RHL के पास आते हैं, RHL के पास नीचे वाला आपको RHL देगा, है ना। तो आप करोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। सर आपको राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने बताया, अगर 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालना हो तो जहां जहां एक से आप h पुट कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। करोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, सर जहां जहां एक से हर जगह आप h रख दो, tan h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। थोड़ा सा यहां से अब आपको स्टैंडर्ड लिमिट बनाना पड़ेगा। कैसे स्टैंडर्ड लिमिट बनाओगे ये देख लो सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से tan h कॉमन ले लो, जैसे ही आप tan h कॉमन लोगे, है ना, यहां पे आप देखोगे तो 1 माइनस कॉस h बचेगा। आपने जैसे tan h कॉमन लिया 1 माइनस कॉस h बचा। ये सर h क्यूब था तो इसको आप h दे दो और इसको आप h स्क्वायर दे दो। ये देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया और ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। ये सर आपका 1 हो गया और ये 1/2। इस तरह से आपका RHL जो होगा 1/2 आ गया। RHL कितना आ गया, 1/2 आ गया। LHL कितना था, a था। सर फंक्शन वैल्यू भी यही था, LHL के बराबर a होगा, ठीक है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू, कहां पे आप देखोगे कि यह फंक्शन जो है 0 पे कॉन्टिन्यूअस है ना। लिखोगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, continuous at x equals to 0, so LHL equals to RHL equals to f of 0। यही होगा सर, LHL बराबर होगा RHL का और ये बराबर होगा फंक्शन वैल्यू का। आप देख लो सर LHL a है, RHL 1/2 है और फंक्शन वैल्यू a है, इसलिए a इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2। ये आपका आंसर आ गया, LHL आपका 1/2 आ गया। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा सवाल बन जाता है। आप देखेंगे तो इस पैटर्न पे ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ये बहुत जगह पूछा जाता है, तो आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखें, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है सर, बहुत बढ़िया सवाल है। करेक्ट, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a b c for which the function f equals to sine of a plus 1 into x plus sin x upon x for x less than 0, और ये अंडर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, ये जो भी है। सर LHL के लिए ऊपर वाला फंक्शन है, RHL के लिए ये है और फंक्शन वैल्यू ये दे रखा है, फंक्शन वैल्यू ये दे रखा है, ठीक है। तो LHL आपको ऊपर वाला देगा, फंक्शन वैल्यू बीच वाला, और RHL आपको नीचे वाला देगा। सर एट x इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहा है ना, एट x इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहा है, ठीक है। सर 0 पे LHL निकाले, पहला काम होगा LHL का मतलब सर 0 नेगेटिव पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। इसे सर आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब जहां जहां x है हर जगह आप सिर्फ माइनस h लिख दो तो आपका काम आसान हो जाएगा। करोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस साइन ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h, ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, है ना। सर आप देखोगे ध्यान से तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 आप इसे ऐसा लिख सकते हो साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू माइनस h, और यहां पे माइनस h है ना, और ये वाला साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। ये वाला पार्ट तो सर स्टैंडर्ड लिमिट बना हुआ है ना। ये दोनों 0/0 को
टेंड कर रहा है और साइन x बाई एक्स कितना होता है 1 होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो ये तो 1 हो गया सर। यहां पे a प्लस 1 की कमी है तो सर आप नीचे भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर भी a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, है ना। अब सर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ये वाला जो पार्ट है स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, और ये कहां को बने, कहां इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये पार्ट 1 आ गया, ये पार्ट भी 1 आ गया, तो ये 1 इंटू ए प्लस 1 प्लस का 1 है ना। और फाइनली जो एलएचएल आपका है a प्लस 2 आ गया। सर एलएचएल कितना आ गया a प्लस 2 आ गया। इस फंक्शन का एलएचएल कितना आ गया a प्लस 2 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आरएचएल की तरफ चलते हैं। अब कहां चलेंगे, आरएचएल की तरफ चलेंगे सर। आरएचएल पे क्या होगा, आरएचएल पे आप देख लो ये नीचे वाला पार्ट आएगा, है ना। तो आपका काम है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। सर इस वाले सवाल में क्या करना है, जहां जहां x है हर जगह आप h पुट कर दो। जब भी आपसे 0 पे राइट हैंड लिमिट पूछता है तो आप x के जगह पे h रख दो, आपका काम आसान हो जाएगा। कर लो सर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ h प्लस बी एच स्क्वायर, h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन सर बी एच के पावर 3/2, बी एच के पावर 3/2। अब आप देखेंगे सर इसमें तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। जो ऊपर वाला पार्ट है उससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसा अंडर रूट ऑफ h प्लस बी एच स्क्वायर, है ना, प्लस का रूट h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ h प्लस बी एच स्क्वायर, बी एच स्क्वायर प्लस का रूट h। ऐसा पार्ट हो गया सर। आप ध्यान से देखें कुछ इस तरह से हुआ, है ना। तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो ऊपर वाला बन गया h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस h बन गया, है ना। ये रूट h का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और ये सॉरी ये और ये कैंसिल हो गया। ये सर बी एच के पावर 3/2 और यहां से h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस रूट h, ये कुछ ऐसा आ गया, है ना। अब आप अगले स्टेप में क्या करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें से रूट h कॉमन ले लो। सर जैसे ही आप रूट h कॉमन लोगे तो ये बी एच स्क्वायर तो ऊपर था, यहां भी बी एच स्क्वायर आ गया, और ये सर कुछ ऐसा बन गया 1 प्लस बी एच प्लस का 1, है ना। और ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये पूरा ही कैंसिल हो गया। अब सर आपके पास क्या बचेगा, ये देखो h के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आपका राइट हैंड लिमिट जो है 1/2 आ गया, राइट हैंड लिमिट 1/2 आ गया। इसलिए सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, सो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू। LHL कितना है सर a प्लस 2, RHL कितना है 1/2, फंक्शन वैल्यू कितना है c। तो अगर आप देखेंगे तो a इक्वल्स टू यहां से माइनस 3/2 आ गया, c कितना आ गया सर 1/2, c 1/2 आ गया। सर b की बात करते हैं ना, b कितना होगा, b की बात करते हैं। b सर आपका हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी ऑल रियल नंबर, क्योंकि b पे देखो कोई ना LHL डिपेंड करना RHL डिपेंड कर रहा है, तो b की आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, b की आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं सर, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, b कुछ भी चलेगा, b आपका कुछ भी चलेगा। आप देख ले यहां से हमने LHL निकाला था कितना a प्लस 2, RHL 1/2 निकल गया था, और यह फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हमने क्या किया LHL को RHL के बराबर और ये फंक्शन वैल्यू के बराबर हो गया। LHL आपका a प्लस 2, RHL 1/2 और फंक्शन वैल्यू c था, तो a प्लस 2 1/2 के बराबर हो गया, तो a की वैल्यू सर यहां से माइनस 3/2 आ गया, है ना। c देखोगे तो 1/2 आ गया। b की वैल्यू, b तो यहां पे देखो ना तो b LHL में है ना तो RHL में, यानी b आप कोई भी वैल्यू लेते हो उससे कोई मतलब नहीं था, है ना। तो b कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, b बिलोंग्स टू r हो जाएगा आपका आंसर, b बिलोंग्स टू r हो जाएगा, b ऑल रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। a की वैल्यू माइनस 3/2, b की वैल्यू a की वैल्यू माइनस 3/2, b की वैल्यू ऑल रियल नंबर और c की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा सवाल था, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, अगला सवाल देखा जाए सर। सर अब कंटिन्यूटी के सारे सवाल हमने यहीं पे कंप्लीट कर लिए, जितने सवाल हमने कंटिन्यूटी के रखे थे वो यहां तक कंप्लीट हो गया, है ना। और मैंने अपनी तरफ से सारे सवाल अच्छे लिए थे ताकि हर टाइप के सवाल इसमें थे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और आप देखेंगे
तो प्रीवियस ईयर में भी कुछ इसी टाइप के सवाल आते रहे पहले भी, ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी को एक बार अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। अगला पार्ट जो है इसमें वो डिफरेंशिएबिलिटी का है सर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी का, नेक्स्ट पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी का है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सवाल कंटिन्यूटी से ही आता है, डिफरेंशिएबिलिटी से थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी हम डिफरेंशिएबिलिटी को देखते हैं, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का एक पार्ट डिफरेंशिएशन से जहां से सवाल आते हैं और हमने डिफरेंशिएशन पहले ही पढ़ रखा है। सर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कंटिन्यूटी का मतलब था कि अगर आप ग्राफ पे देखते हैं तो वहां पे नो ब्रेक होना चाहिए, है ना। वैसे ही अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो सर हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, और जब आप ग्राफ देखेंगे तो सर ग्राफ पे नो शार्प एज होना चाहिए, है ना। ग्राफ पे नो शार्प एज, नो शार्प एज, नो शार्प एज, है ना। किसी भी पॉइंट पे अगर शार्प एज होगा तो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहता है, किसी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंसी होना चाहिए, है ना। ये एक बात और कहता है, यूनिक टेंजेंसी एट अ पॉइंट। अगर उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाते हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर आप यूनिक टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाते हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। किसी भी पॉइंट पे शार्प एज नहीं होना चाहिए, अगर शार्प एज है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर शार्प एज है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बातें क्लियर है ना, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लो सर आपके पास एक फंक्शन है, जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, है ना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। सर इसका अगर आप देखोगे, आप ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होगा। आप जीरो पे देखेंगे तो ये शार्प एज है, जीरो पे देखेंगे तो शार्प एज है, यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं मिल सकता, है ना। तो इस शार्प एज को देख के बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। जो मॉड एक्स है वो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो पहला काम आप ग्राफ देख के बता सकते हैं, है ना। मान लो आपके पास और कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। सर जितने भी मॉडुलस फंक्शन है ना, आप देखते हैं उनके ग्राफ में एक शार्प एज आएगा, है ना। जैसे इस वाले फंक्शन में 2 पे शार्प एज आएगा, आप अगर देखेंगे तो 2 पॉइंट पे शार्प एज आएगा, है ना, और इसलिए ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जिस पॉइंट पे शार्प एज आएगा उस पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहला काम तो आप ग्राफ से देख के बता सकते हैं, आप ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला काम सर आप ऐसे ही करेंगे, फंक्शन का ग्राफ देख के बता देंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सर आपसे कोई बात करेगा डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। सर किसी पॉइंट पे बात करेंगे, इसका मतलब आपको पता है कि फंक्शन क्या कहता है, किसी भी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होगा, किसी भी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होगा, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो किसी भी पॉइंट पे बात कर रहा है, मान लो एट एक्स इक्वल टू ए पे बात कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू ए पे बात कर रहा है, वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, इसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात एट एक्स इक्वल टू ए पे कर रहा है, इसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात एट एक्स इक्वल टू ए पे कर रहा है। क्या पॉइंट ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है? तो आप थ्योरेटिकली कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है? तो देखो सर, पहले तो हम एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो एक कर्व है हमारा, मान लो एक कर्व है, ये फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स है, और आपसे सर एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट पे ये पॉइंट सर x इक्वल टू a है। इस पॉइंट पे पूछ रहा है क्या इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस पॉइंट पे जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सर इसका नाम हमने p दे दिया, इस पॉइंट का नाम p दे दिया, है ना। अब करते क्या है, इस p पॉइंट को अप्रोच करने का हमारे पास दो तरीका है, एक तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे और एक राइट साइड से अप्रोच करेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना। एक तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे और एक राइट साइड से अप्रोच करेंगे। सर क्या करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा करके इसका बहुत क्लोज पॉइंट लेंगे लेफ्ट साइड में, लेकिन वो बहुत नजदीक पॉइंट लेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो आप ये सोचो कि हम माइक्रोस्कोप से आपको पॉइंट बड़ा करके दिखा रहे हैं। कैसे? वो पॉइंट यहां पे है, वो पॉइंट मान लो यहां पे है, और उस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया, है ना। और ये पॉइंट सर ए से हल्का कम है, कितना कम है? एच कम है। तो यहां का जो कोऑर्डिनेट है इसको ए नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, है ना।
है ना, और यहां का जो कोऑर्डिनेट है a माइनस एच है सर। थोड़ा सा आगे एक और पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम b दे दिया, और यहां का जो सर कोऑर्डिनेट है a प्लस एच आ गया। ठीक है, यहां से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ऐसे ऐसे AP, और यहां से सर एक कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर दिया BP। ठीक है, ऐसे ऐसे। अगर ये B को B बहुत ज्यादा करीब लाओगे तो ये P पे आएगा, A को बहुत करीब लेके जाओगे तो ये P पे जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप देखेंगे तो ये y इक्वल्स टू fx है, तो P का कोऑर्डिनेट जो होगा सर A और f ऑफ A हो जाएगा, है ना। B का कोऑर्डिनेट देखेंगे सर आप, तो B का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट A प्लस एच और f ऑफ A प्लस एच हो जाएगा, है ना। A का कोऑर्डिनेट अगर आप सर देखेंगे तो यहां का कोऑर्डिनेट A माइनस एच और f ऑफ A माइनस एच हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। सर होगा क्या, देखो अभी आपको AP ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है और BP भी बड़ा दिख रहा है, पर A और B बहुत क्लोज आ जाए, बहुत क्लोज आ जाए तो ये दोनों P पे आ जाएंगे, है ना। तो यहां से अगर कोई भी फंक्शन P पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल का मतलब यूनिक टेंजेंसी, और यूनिक टेंजेंसी का मतलब सर उसका स्लोप, है ना, उसका स्लोप जो होगा इक्वल होगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर कि स्लोप ऑफ AP और स्लोप ऑफ BP के बराबर होना चाहिए, है ना। तो जो स्लोप ऑफ AP होगा सर, स्लोप ऑफ AP होगा, स्लोप ऑफ AP की बात करते हैं, स्लोप ऑफ AP की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे सर स्लोप ऑफ AP के बारे में बात करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और किसी भी लाइन का स्लोप हमें पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल लेते हैं। तो यहां से सर जब आप निकालेंगे तो देखो ऐसे कर सकते हैं, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस a, ऐसा हो गया, है ना, स्लोप ऑफ AP। और इसको सर हम बोलते हैं LHD बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, LHD बोल सकते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको सर और ऐसे डिनोट कर सकते हैं, f डैश a नेगेटिव, है ना, a से थोड़ा कम पे हो रहा है, और ये जो h कहां को टेंड कर रहा है सर, जीरो को टेंड कर रहा है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, है ना, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस एच। ये आपको LHD मिल गया, ये मिल गया सर आपको LHD, ये आपको LHD मिल गया, है ना, स्लोप ऑफ AP मिल गया, है ना। वैसे ही हम RHD की बात करते हैं और उसको बोलेंगे स्लोप ऑफ BP, स्लोप ऑफ BP, है ना, वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, स्लोप ऑफ BP। और ये कैसा होगा सर, ऐसा आप देखेंगे तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a, है ना सर। फिर हम वही काम करेंगे कि h को जीरो पे टेंड करा देते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ a पॉजिटिव, f डैश a पॉजिटिव, और ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h आ गया सर, है ना, अपॉन h आ गया, ये ऐसा कर देते हैं। सर अब ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसके बारे में ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर यूनिक टेंजेंसी की बात है तो स्लोप ऑफ AP बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ BP के, स्लोप ऑफ AP बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ BP के, और स्लोप ऑफ AP ये है, स्लोप ऑफ BP ये है ना। तो यही स्लोप ऑफ AP को हमने LHD बोल दिया, स्लोप ऑफ BP को हमने क्या बोल दिया, RHD बोल दिया। तो यही बोलेंगे कि इफ LHD, इफ लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बराबर हो जाए RHD के, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के, और ये सर फाइनाइट हो जाए, है ना, देन fx is differentiable, then fx is differentiable at x equals to a, then fx is differentiable at x equals to a। तब हम कहें कि जो हमारा फंक्शन है पॉइंट A पे डिफरेंशिएबल है, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है पॉइंट A पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये बात आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर, इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन पॉइंट A पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये आपको डेरिवेशन आता नहीं है, पर आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी यही होता है, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ये होता है। अगर आप राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे तो आपको क्लास 11th में याद है, जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करते थे तो आप इसी का इस्तेमाल करते थे, है ना। क्लास 11th में जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करते थे तो इसी चीज का आप इस्तेमाल करते थे, है ना। f डैश x लिखते थे, f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, है ना, और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। तो यही है सर राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, क्लियर है। जब LHD RHD के बराबर हो जाएगा तो ये बोलेंगे कि कोई फंक्शन पॉइंट A पे डिफरेंशिएबल है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से सर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। ये आपका LHD है, ये आपका RHD है, याद रखना बहुत आसान है। अगर आपको RHD याद है, f ऑफ a प्लस h माइनस a अपॉन h, तो LHD याद नहीं करना है, जहां जहां h है सब जगह माइनस h रख दोगे तो आपको लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
सर यहां पे एक दो बातें और कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बातें और नोट में लिख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि सर जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में सभी पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, सभी पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि जितने भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। अपने डोमेन में वो सभी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। एक मिनट और सर, फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के पहले कॉन्टिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, पर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, है ना। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, देन फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट, है ना। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये आपको किसी पे पूछने की जरूरत नहीं है, वो फंक्शन जरूर उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है ना। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, पर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। तो ये बात हमने ऐसे बोल दिया, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। और सर सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, करेंगे शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। सर इसके डिफरेंशिएबिलिटी कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। पहला तरीका था चेक करने का, फॉर्मूले से करते हैं। आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है, पर सर आप पहले मॉड एक्स को डिफाइन कर लें। मॉड एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स होगा और एक्स लेस देन 0 के लिए सर माइनस एक्स होगा। क्लियर है। अब सर आपको एलएचडी नीचे वाला देगा, आरएचडी ऊपर वाला देगा। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात जब करेंगे, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, यानी एफ डैश 0 पॉजिटिव के, तो ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच आ गया, है ना सर। और इसे ऐसे लिखोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन एच, और 0 प्लस एच सर बाहर निकल के एच बाई एच आ जाएगा और कट के 1 आ गया, है ना। तो आरएचडी आपको यहीं पे 1 मिल गया। सर एलएचडी की बात करते हैं, अब एलएचडी की बात करते हैं, एलएचडी की बात करते हैं। एलएचडी की बात करेंगे सर तो देख लो ध्यान से, एफ डैश 0 नेगेटिव, एफ डैश 0 नेगेटिव, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। यहां पे सर आप देखेंगे तो 0 माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, और ये बाहर निकल के h माइनस 0 अपॉन माइनस एच, और ये कट के सर माइनस 1 आ गया। तो आप देखेंगे तो आरएचडी 1 आ गया और एलएचडी माइनस 1 आ गया, है ना। तो एलएचडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप सर ग्राफ से कर सकते हैं, है ना। आप ग्राफ ड्रॉ करते और जैसे ही आपने ग्राफ ड्रॉ किया, 0 पे शार्पेस देख लिया तो बोला कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तीसरा तरीका सर आप डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है। देखो किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो एक तीसरा तरीका हम यहां पे अपना सकते हैं कि देखो आपको इसका, हमने मॉड एक्स को डिफाइन कर दिया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक्स है और लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स है। तो आप ये कह सकते हैं सर कि एफ डैश 0 नेगेटिव, है ना। आप इसी को डिफरेंशिएट करिए, तो इसको डिफरेंशिएट करते तो माइनस 1 आ जाता, और इसको डिफरेंशिएट करते सर तो देखो ये आपको 1 आ जाता। तो ये आपको लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देगा और ये राइट हैंड, जब दोनों बराबर ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप डिफरेंशिएशन से भी आप बहुत सारे डिफरेंशिएबिलिटी का आंसर दे सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही है ना। तो 3 तरीके हैं, और भी तरीके हैं। आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट का डायरेक्शन लगभग कुछ ऐसा होगा और एक टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो यूनिक टेंजेंसी यहां से भी नहीं आ रहा है, तो ये बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पे, 0 पे। 0 के अलावा ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना। आपसे कोई आपको फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स देगा और पूछेगा कि फाइंड एफ डैश 3, तो 3 पे सर ये डिफरेंशिएबल है और उसका क्या हो जाता है, एफ डैश 3 की वैल्यू 1 हो जाती। आप इस वाले फंक्शन को कंसीडर करते हैं, 0 से कम के लिए इस वाले फंक्शन को कंसीडर करते हैं। बस 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे आप इसका डेरिवेटिव नहीं बता सकते हैं। 0 के अलावा आप किसी भी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव बता सकते हैं। क्लियर है। तो जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव भी पूछा जाए तो आप अलर्ट हो जाए कि किस पॉइंट पे पूछा जाएगा। जब आपको मॉडुलस फंक्शन देगा तो आपसे एक पॉइंट पे पूछा जाएगा, तो पहले आप उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन कर ले कि इस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, देन आप डिफरेंशिएट कर दे। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर एक और सवाल आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स
एक्स मॉड एक्स, इसको भी सर पहले डिफाइन करते हैं। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए सर बात करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स लेस देन जीरो के लिए बात करेंगे तो सर ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर, अगर मेरे तरीके से आप चलते तो एक बार डिफरेंशिएट करके भी देख सकते थे। तो अगर यहां से आप देखते तो एफ डैश जीरो पॉजिटिव पे डिफरेंशिएशन 2x और जीरो रखते तो जीरो आ जाता, एफ डैश जीरो नेगेटिव पे इसका डिफरेंशिएशन करते -2x और जीरो रखते तो जीरो आ जाता। तो देख लो सर, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी जीरो, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी जीरो, दोनों जीरो आ गया, तो यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऐसा हमें लग गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दूसरा तरीका था सर कि आप ग्राफ बना लेते, आप ग्राफ बना लेते, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जीरो से पॉजिटिव के लिए कुछ ऐसा होगा, इस तरह का, इस तरह का। एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर है यानी सर ये नीचे की ओर आएगा, ये देखो। अब ये देख लो सर, कहीं आपको शार्पेज नहीं मिल रहा है, आप जीरो पे देखेंगे तो शार्पेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है, यह फंक्शन जीरो पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। आपको ग्राफ से भी दिख रहा है, आपने डिफरेंशिएशन से भी कर लिया। तीसरा तरीका है हम फॉर्मूले से करेंगे, तीसरा तरीका हम फॉर्मूले से इस फंक्शन को करते हैं। कैसे करेंगे सर? पहला काम होगा हमारा एलएचडी, पहला काम होगा हमारा एलएचडी। एलएचडी का मतलब सर एफ डैश जीरो नेगेटिव पे बात करेंगे, है ना, और ऐसे लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। करेंगे सर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, और ये सर एच स्क्वायर बाई माइनस एच कट के माइनस एच आ जाता और जीरो पे जीरो आ जाता, तो एलएचडी आपको जीरो मिल गया, है ना सर। वही काम आप आरएचडी के लिए करेंगे, आरएचडी के लिए करेंगे तो देख लो फिर से वही काम, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, इसको सर एफ डैश जीरो पॉजिटिव लिखेंगे, है ना, ऐसा। और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन सर एच, है ना, ये एच स्क्वायर अपॉन एच कट के एच आ गया और जीरो रखते तो जीरो आ जाता। सर देखेंगे तो एलएचडी भी जीरो, आरएचडी भी जीरो, सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो। यह फंक्शन जो है सर जीरो पे डिफरेंशिएबल है, यह फंक्शन जो है जीरो पे डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लो आप क्लियरली, आप ग्राफ से भी कर सकते थे, आप डिफरेंशिएशन से भी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बता सकते थे, है ना। अगर एक नंबर में सवाल आता है तो आप ये सब हथकंडे अपना सकते हो, जहां से आप इजीली सवाल को कर सकते हैं। अगर आपसे 3 नंबर 4 नंबर में पूछा जाता है तब आप ये सब काम करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अच्छी बात है। अगला सवाल है सर, अगला एक सवाल है, करेगी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू ए और bx plus 2x greater than equals to 1 is differentiable at each x belongs to R। देख लो सर, आपसे ये कह रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है सभी रियल नंबर के लिए, है ना, तो आप a और b की वैल्यू बताएं। तो पहली बात तो सर ये डिफरेंशिएबल है, अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जैसे कंटिन्यूटी में क्या करते थे, कंटिन्यूटी वहां पे चेक करते थे जहां पे फंक्शन अपना डेफिनेशन बदलता था, तो यहां पे भी यही काम करेंगे। यहां पे भी सर इस फंक्शन ने 1 पे अपना डेफिनेशन बदला है, तो हम 1 पे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, है ना सर। जैसे ही आप 1 पे चेक करेंगे, देखो एलएचडी आपको ऊपर वाला देगा, आरएचडी आपको नीचे वाला देगा। एट x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। सर आप करोगे क्या, f डैश 1 नेगेटिव की बात कर रहा है ना, f डैश 1 नेगेटिव की बात कर रहा है, तो सर आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो और जहां जहां x बचेगा वहां पे 1 रख देना, है ना। तो 2x प्लस 3, है ना, और सर 2 इंटू 1 प्लस 3 रख दिया तो आपको 5 मिल गया, यानी f डैश 1 नेगेटिव 5 मिल गया। f डैश 1 नेगेटिव कितना मिल गया, 5 मिल गया सर, है ना। अब सर ये आपको एलएचडी मिला सर, एलएचडी, है ना, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके बात कर लिया हमने। अब आरएचडी सर आपको अगर लाना है, आरएचडी लाना है तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो f डैश 1 पॉजिटिव के लिए, और ये कितना हो गया सर, b हो गया। यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है सभी रियल नंबर पे, इसलिए 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, तो जरूर एलएचडी बराबर क्या होगा सर, आरएचडी होगा। एलएचडी बराबर क्या होगा, आरएचडी होगा, और ये क्या हो गया आपका b इक्वल्स टू 5 हो गया सर, है ना। एलएचडी 5 और आरएचडी b है, तो आप ये देखोगे कि b इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 हो गया। सर यहां से आपको एक ही वेरिएबल मिला, केवल b मिला, है ना, लेकिन आपको तो a भी निकालना है। अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगाते हैं तो हमें सिर्फ एक की वैल्यू मिले, पर हमें a की भी वैल्यू बताना है, तो क्या करेंगे सर,
तो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस जरूर हो, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा। तो आपको एक काम और करना है सर, वन पे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा देना है, वन पे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा देना है ना। तो आप एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा दो। उसके लिए सर आप LHL और RHL निकालेंगे, LHL और RHL निकालेंगे। LHL मतलब 1 नेगेटिव, RHL मतलब 1 पॉजिटिव पे, है ना। सर आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट 1 रख दो, 1 रखोगे तो 1 + 3 + a आ गया, इसमें 1 रखोगे तो b + 2 आ गया। सर ये a + 4 आ जाएगा और ये b + 2 आ जाएगा, दोनों बराबर होंगे तो a - b = 2 - 4 और a - b जो है -2 है, -2 है। a की वैल्यू सर कितना है नहीं पता, b की वैल्यू 5 है, तो कर लो a - 5 = -b -2, इसलिए a = 3 आ गया। सर यहां से आपको a 3 मिल गया और b कितना मिल गया 5 मिल गया, a 3 मिल गया और b कितना मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, तो यह आप अगर पता है आपको कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, तो आपको एक कॉन्टिन्यूअस वाला केस भी लाना पड़ेगा, तभी जाके आपको आंसर मिलने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने 1 पे फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके b की वैल्यू निकाला, जब कंटिन्यूटी चेक किया तब a की वैल्यू मिला। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। देख लो जब भी ऐसे सवाल आते हैं यहां पे अलर्ट रहना है। आप सोचोगे कि सर ये डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल हम कंटिन्यूटी क्यों चेक करें, तो अगर नहीं चेक करते तो शायद इसका आंसर ये नहीं मिल पाता, आपको दोनों a और b दोनों की वैल्यू नहीं मिल पाती। ठीक है ना, तो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होता है ना। तो वहां पे आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि क्या हम इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करें या नहीं करें, आप कर सकते हो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। a और b दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। एक और सवाल है सर, है या नहीं, क्या हो गया सर, सारे हर तरह के हमने डिफरेंशिएबिलिटी के भी सवाल कर लिए, है ना। आप और भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे वो इंटीग्रेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।